हम पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध के जो परिणाम थे वो बहुत ही भयानक थे, विध्वंसकारी थे। युद्ध का जो उत्तरदायित्व था वो हर राष्ट्र ने दूसरे राष्ट्र पर डाला था। सभी राष्ट्रों ने अलग अलग रंगों की किताबें पब्लिश की थी, जैसे कि अगर जर्मनी ने वाइट बुक, इंग्लैंड ने ब्लू बुक, रूस ने ऑरेंज बुक, फ्रांस ने येलो बुक। इन बुकों के माध्यम से अधिकतर जो राष्ट्र थे उन्होंने जर्मनी को युद्ध के लिए उत्तरदायी माना। पर इसमें हम प्रोफेसर फेक का कथन है कि केवल जर्मनी और उसके मित्रों को युद्ध के लिए उत्तरदायी ठहराना ठीक नहीं है। अगर हम युद्ध के उत्तरदायित्व की बात करें तो सभी राष्ट्र किसी न किसी रूप से उत्तरदायी थे। सिर्फ बेल्जियम एक तटस्थ राज्य था, उस पर जर्मनी ने अनाक्रमण बिना संधि का उल्लंघन करके आक्रमण किया था, तो हम उसको उत्तरदायी नहीं मान सकते हैं। इसके अलावा बेल्जियम को छोड़कर कोई भी राष्ट्र पूर्ण रूप से निर्दोष नहीं था। किसी भी राष्ट्र ने युद्ध को रोकने की कोशिश पूर्ण रूप से नहीं की थी। उसके बाद हम आर्थिक प्रभावों की बात करें तो सबसे पहले आर्थिक विनाश। इस युद्ध में 10 खरब रुपया प्रत्यक्ष रूप से खर्च हुआ था और अप्रत्यक्ष रूप से भी काफ़ी अधिक पैसे खर्च हुए थे। इंग्लैंड का इस युद्ध के दौरान दैनिक औसतन खर्च 15 लाख पाउंड था, जो कि धीरे धीरे बढ़कर 55 लाख 65 लाख पाउंड तक हो गया था और उस पर भी अत्यधिक राष्ट्रीय ऋण हो गया था। इसके अलावा जर्मनी का राष्ट्रीय ऋण जो पहले केवल 5,000 मिलियन मार्क था, अब 1,60,600 मिलियन मार्क हो गया था और युद्ध में प्रतिदिन खर्चे बढ़े जा रहे थे। इस प्रकार सभी देश ऋणी हो रहे थे। जनशक्ति का महाविनाश। दूसरा पॉइंट है जनशक्ति। इस युद्ध में करीबन 80 लाख लोग मारे गए और 2 करोड़ लोग घायल हुए। इस युद्ध का ये बहुत ही विनाशकारी प्रभाव था। मानव जाति ने पहली बार ऐसा भीषण युद्ध देखा था जिसमें इतनी अधिक संख्या में लोग मारे गए थे। जर्मनी, रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका, कुल मिलाकर 80 लोग। भारत ने भी इस युद्ध में भाग लिया था, पर वो इंग्लैंड के अधीन था, तो उसका योग उसी में आता है। और युद्ध में जो सम्मिलित हुए थे उनमें से 40% मतलब 2 करोड़ लोग घायल हुए थे और कुल 6 करोड़ लोगों ने इस युद्ध में भाग लिया था। युद्ध ऋण। तीसरा पॉइंट है युद्ध ऋण। सभी देश इस युद्ध में ऋणग्रस्त हो गए थे, सार्वजनिक ऋणों को लिया था। इस युद्ध में 1914 में दोनों पक्षों का कुल सार्वजनिक ऋण जो था वो 8,000 करोड़ था, जो 1918 में बढ़कर 40,00,000 करोड़ हो गया था। सभी देशों को ऋण का भार अत्यधिक बढ़ गया था। आर्थिक स्थिति बहुत ही भीषण हो गई थी, जिसके कारण बाद में आर्थिक मंदी का भी सामना करना पड़ा था। चौथा पॉइंट है व्यापार को क्षति। इस युद्ध के कारण सभी क्या है, युद्ध में लगे हुए थे, नए नए औजारों हथियारों के आयात निर्यात में लगे हुए थे, तो जो व्यापार विकसित हो रहा था उसको अत्यधिक क्षति पहुंची थी। पहले इस युद्ध से कुछ परिवर्तन भी आए थे। पहले जो व्यापार था वो ब्रिटेन और जर्मनी के हाथों में था, अब उनके हाथों से निकलकर वो अमेरिका के हाथों में चला गया। इस युद्ध के बाद लगभग सभी देश कर्जदार बन गए थे सिवाय अमेरिका के। युद्ध से पूर्व अमेरिका एक कर्जदार देश था, क्योंकि स्वतंत्र होने के बाद वो विकास करके बढ़ रहा था, पर युद्ध के बाद वो सबसे प्रमुख कर्ज देने वाला राष्ट्र बन गया था, क्योंकि इस युद्ध से अमेरिका को इतनी हानि नहीं हुई थी और उसने युद्ध में प्रवेश भी बहुत बाद में लिया था। मुद्रा प्रसार। महायुद्ध में अरबों रुपये खर्च हुआ था, तो इस कारण जो युद्ध में धन पानी की तरह बहा था। कल कारखाने, रेलवे, जहाज, अन्य सभी संपत्ति का विनाश हो गया था। सभी राष्ट्र जो थे वो कर्ज लेने पर मजबूर हो गए थे। कागजी मूल्य बहुत अधिक गिर गया था मुद्रा बाजार में। इस कारण इंग्लैंड को सभी राष्ट्रों ने मुद्रा का प्रसार किया। पहले क्या स्वर्ण के रूप में लेन देन कर रहे थे, अब वो बंद हो गया और मुद्रास्फीति ने बचत को भी खत्म कर दिया था। तो इस कारण मुद्रा का प्रसार हुआ और सर्वमान्य मुद्रा बनने लगी। मजदूर आंदोलन। इस युद्ध के कारण मजदूरों ने आंदोलन कर दिया, क्योंकि लड़ाई में विजय के लिए जितनी सैनिकों की आवश्यकता थी उतनी ही अस्त्र शस्त्र व अन्य सामग्री की भी आवश्यकता थी, और इस सामग्री को मजदूर ही बनाते थे। तो युद्ध के बाद जो थे, युद्ध के समय तो उनका काम उनसे अत्यधिक काम लिया गया, पर युद्ध के बाद बेरोजगारी आई भयंकर, क्योंकि जो सैनिक लौटे थे वो भी काम की तलाश में थे। तो इससे मजदूरों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। तो इस कारण राजनीतिक क्षेत्र में भी मजदूर दलों की स्थापना हुई और मजदूरों ने अनेक आंदोलन किए। 7वां पॉइंट है राजकीय समाजवाद का विकास। इस युद्ध का परिणाम हम देखें तो युद्ध के बीच में ही रूस जो था उसने युद्ध जर्मनी के साथ संधि की, वहाँ पे समाजवाद का विकास हुआ और वो बहुत अधिक सफल रहा। रूस जो बहुत अधिक निम्न श्रेणी में आ गया था, बहुत अधिक आर्थिक रूप से
हताहत हुआ था। जब वहाँ समाजवाद लागू हुआ तो 10 ही वर्षों में उसने अपने आप को बहुत अधिक विकसित कर लिया था, जिसके कारण अन्य राष्ट्रों पर भी इसका प्रभाव पड़ा और समाजवाद का विकास होने लगा था। अब अगर हम सामाजिक प्रभावों की बात करें तो सबसे पहली समस्या थी अल्पसंख्यकों की समस्या के समाधान का प्रयास। पेरिस शांति संधि जो की गई थी युद्ध के पश्चात, उसमें सबसे प्रमुख ध्यान ये दिया गया था कि अल्पसंख्यकों की समस्या का समाधान किया जाए, क्योंकि युद्ध का जो एक कारण था प्रमुख वो था बाल्कन युद्ध। और बाल्कन युद्ध ये थे बाल्कन क्षेत्र में छोटे छोटे जातिगत आधार पर देश बन रहे थे, तो इन सबसे प्रमुख समस्या थी इन अल्पसंख्यक लोगों की समस्याओं का समाधान करना। इसलिए पेरिस शांति सम्मेलन में पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया इनको ये विवश किया गया कि इनमें जो अल्पसंख्यक रह रहे हैं उनको भाषा, धर्म, संस्कृति आदि की रक्षा की गारंटी दे। पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, यूनान, यूगोस्लोवाकिया, तुर्की, ये जो बाल्कन क्षेत्र थे इन पर ये प्रेशर डाला गया कि आप जो अपने राज्य में अल्पसंख्यक है उनकी रक्षा करें, पर ये सभी इससे संतुष्ट नहीं हुए। कुल मिलाकर अल्पसंख्यकों की समस्या का समाधान की कोशिश जरूर की गई, पर वो हुई नहीं। दूसरा कारण है नस्लों की समानता, जो सामाजिक प्रभाव था। इस युद्ध से पहले ये था कि एशिया और अफ्रीका के लोग काले, भूरे, पीले रंग के होते हैं, तो इनको अंग्रेज अपने आप से हीन समझते थे। पर जहाँ देखा गया कि युद्ध में गोरों के समान ही इन सैनिकों ने भी शौर्य का प्रदर्शन किया, तो अब ये साबित हो चुका था कि सभी नस्लें एक समान है, कोई उत्कृष्ट या हीन नहीं है। इस प्रकार विश्व में अंतर्राष्ट्रीय और सुख शांति में वृद्धि को सहायता मिली। फिर है स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन। इस युद्ध में अधिकांश पुरुषों को युद्ध क्षेत्र में जाना पड़ा, जिसके कारण पीछे कारखाने, दफ्तर, दुकान, उद्योग धंधे आदि में कार्य स्त्रियां करने लगी। इस कारण उनमें आत्मविश्वास बढ़ा, उन्हें समाज में अपने महत्व का ज्ञान हुआ और युद्ध के परिणाम स्वरूप 1918 में इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। इसके पश्चात 1917 में रूस, 1920 में जर्मनी में भी महिलाओं को मताधिकार दिया गया। इससे पूर्व महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था। फिर है धार्मिक सर्वोच्चता का भ्रम। पहले से युद्ध से पूर्व ये माना जाता था कि केवल धार्मिक भावना ही युद्ध की विभीषिका को रोक सकती है, किंतु युद्ध जो हुआ उसके बाद इस विश्वास को जो था टूट गया। फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया सब ईसाई धर्म के थे और आपस में लड़ रहे थे। सबका ईश्वर एक था, सबकी धर्म पुस्तक एक थी, सबके धार्मिक सिद्धांत एक थे, सबके पादरियों के विचार एक जैसे थे। तो इसके कारण ये तय हुआ कि ईसाई आपस में इस तरह से लड़ रहे हैं। जो ईसाई धर्म विश्व में शांति फैलाने के लिए समझा जाता था, अब ये भ्रम दूर हो गया कि ईसाई शांति चाहते हैं, शांति फैलाते हैं। और धर्म और ऐसे ये धारणा भी निकल गई कि ईश्वर ऐसे विभिक्षक स्थिति में आकर मनुष्य की मदद करेंगे। तो इस प्रकार जो धार्मिक विश्वास था वो टूटने लगा और नास्तिकता का बहुत अधिक प्रसार हुआ, क्योंकि विध्वंस के बाद लोगों में नास्तिक विचार आने लग गए कि उनके इस भीषण संहार, भीषण हालातों में भी ईश्वर उनकी मदद नहीं कर रहा है। इस कारण नास्तिकता का प्रसार होने लगा। इस युद्ध का एक बुरा प्रभाव ये था कि शिक्षा और विज्ञान को हानि हुई। इस युद्ध से पूर्व शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रही थी दुनिया, पर युद्ध के कारण शिक्षा के व्यय में कमी की गई। कई विश्वविद्यालय में कॉलेज बंद कर दिए गए, विद्यार्थियों को फौजी ट्रेनिंग देकर युद्ध क्षेत्र में भेजा गया। लेकिन एक क्षति तो बहुत अधिक हुई, पर एक लाभ ये हुआ कि वैज्ञानिकों ने अपनी सारी ताकत लगा दी नए नए आविष्कारों को करने में, ताकि मानव जाति का कल्याण किया जाए, विकास किया जाए। इस युद्ध के बाद विश्व संस्थाओं का भी विकास हुआ, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय प्रमुख है। हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई, ताकि समय समय पर अगर कोई युद्ध से पूर्व राष्ट्रों को शांतिपूर्वक एक दूसरे से समझौता करके उनमें समझौता करा कि युद्ध को रोकने की कोशिश की जाए। एक साथ ही साथ राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। राष्ट्र संघ जो था वो एक पहला मंच मिला कि सभी राष्ट्र मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। हालांकि ये राष्ट्र संघ जो था विल्सन के 14 सूत्रों के आधार पर बनाया गया था, पर खुद अमेरिका इस राष्ट्र संघ से बाहर रहा, जिसकी हानि इस राष्ट्र संघ को उठानी पड़ी थी और ये विफल रहा था। अगर राजनीतिक क्षेत्र में हम बात करें तो युद्ध के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम निकले थे। वो थे राजवंशों का पतन। ऑस्ट्रिया का हैब्सबर्ग, जर्मनी का राजवंश और रूस का रोफेनाफ राजवंश समाप्त हो गए। इस युद्ध के पश्चात ये 3 बड़े राजवंश समाप्त हो गए थे और इन देशों में लोकतंत्र बहाल हुआ था। इस युद्ध के पश्चात और भी एशिया और अफ्रीका में भी लोकतंत्र बहाली के प्रयत्न किए गए
और जनतांत्रात्मक सरकारों का विकास हुआ। उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद का विरोध होने लगा था। इस प्रकार इस युद्ध के जहाँ भीषण परिणाम हुए, वहीं कुछ विकास भी हुआ कि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ लोग हो गए, नए वैज्ञानिक आविष्कार हुए, मानव जाति ने युद्ध की विभिक्षिका देखी थी। उसके बाद उन्होंने राष्ट्र संघ की स्थापना की ताकि आगे ऐसे युद्ध ना हो।